नमस्कार साथियों, जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जिसका हमने टाइटल दिया है आज की खबर, जिसमें हम विभिन्न करंट अफेयर्स को, जहां आप ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित देख सकते हैं, इतिहास से संबंधित, साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा प्रारंभ किए गए आयोजन, पहल, प्रदर्शनी, इन सभी विषयों पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहली खबर है कि भारत ने संघर्षरत सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिरकार सूडान चर्चा में क्यों आया। तो यहां हम देखते हैं कि सूडान में अभी गृह युद्ध चल रहा है, जिस कारण वहां अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें तो 413 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो वहां जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। साथ ही अगर हम आगे देखें तो सऊदी अरब का एक जगह है जेद्दा, जहां पर C-130J वायुसेना विमान को तैनात किया गया है। अगर कोई विषम परिस्थिति होती है तो वहां से तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने के लिए यह जेद्दा जगह पर इसको तैनात किया गया है। साथ ही पोर्ट सईद, यह सूडान में एक बंदरगाह है, वहां पर INS सुमेधा को तैनात किया गया है। तो आपके परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, किस योजना से संबंधित है, या हमने ये किस लिए चलाया है। तो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी क्यों? क्योंकि सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए। अगली न्यूज देखते हैं। तो अभी सोमवार को 99 वर्ष की उम्र में मूर्कोथ वेंगा कांडी शंकरन, MB शंकरन, जो भारतीय सर्कस के अग्रणी रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सर्कस में अपनी अमूल छाप छोड़ी है, इनका अभी कन्नूर में निधन हो गया। यदि हम इनकी आगे की जानकारी को देखें तो MB शंकरन को जेमिनी शंकरन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 13 जून 1924 को केरल के थालास्सेरी के निकट कोल्लास्सेरी गांव में हुआ था और इनको भारत सरकार ने सर्कस के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। तो यहां एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जेमिनी शंकरन या MB शंकरन किस क्षेत्र से संबंधित है। यह सर्कस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय, तो हम इसको नहीं कहेंगे, एक आदेश जारी किया है कि आर्टिकल 200 जो राज्यपालों को विधेयकों पर अपनी सहमति देने की बात करता है, उसके पक्ष में या ये कहें उससे संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि विधेयकों को जल्द वापस भेज देना चाहिए। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद, यहां विधानसभा या हम कहें विधानमंडल, यहां दोनों शब्द अलग हैं। विधानमंडल का यहां मतलब यह होता है कि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है उसको हम विधानमंडल बोलते हैं। यानी दोनों अगर शामिल हैं तो विधानमंडल है, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद की अनुपस्थिति है तो वहां हम केवल विधानसभा कह सकते हैं। तो यहां यह बात है कि यदि किसी विधानमंडल ने या विधानसभा ने कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा है स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल को उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आप आर्टिकल 200 को का पहला भाग देखें तो वहां आप ये देखते हैं
कि वहां यह साफ साफ लिखा गया है कि राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आप संविधान में देखें तो आपको यह उसमें देखने को मिलेगा। तो यह निर्णय जो है या यह आदेश हमारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने जारी किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 200 का प्रावधान क्या है, तो इसका प्रावधान यही है कि राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी नहीं करनी चाहिए। यहां हम एक आर्टिकल और देखेंगे, आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 कहता है, क्योंकि आर्टिकल 200 और 201 दोनों को हम साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 201 कहता है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रीय हित से संबंधित है, जहां राष्ट्र का हित है, या फिर किसी ऐसी चीज से संबंधित है कि जहां पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, तो आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह आर्टिकल 201 में, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार से इसकी हम चर्चा करेंगे। अगली खबर है हमारी कि केरल में बैट फॉर बैट्स मिशन की शुरुआत की गई है। ये क्या है, ये क्यों शुरुआत इसकी की गई है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसकी विस्तार से। साथ ही अगर हम देखें तो बिहू नृत्य ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्यों कराया है, क्या इसके पीछे व्यवस्था है, सारी चीजों पर हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं हमारी आखिरी न्यूज ये रहेगी कि भारत पेरू संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो ये क्या है और पेरू भौगोलिक दृष्टि से कहां अवस्थित है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली, अगर हम देखें तो एक प्रश्न है हमारे सामने, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे इसका उत्तर हम जब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे तो वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा। प्रश्न यह है कि चमगादड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए आप विचार कर लीजिए। पहला है कथन इसमें कि भारत में इनकी 135 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा कथन है कि इनकी सर्वाधिक प्रजातियां केरल राज्य में पाई जाती हैं। सलीम अली फल चमगादड़, ये एक नाम है, चमगादड़ को नाम दिया गया है सलीम अली फल चमगादड़, ये एक लुप्त प्राय चमगादड़ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है? आपको सही कथन इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन इन तीनों में सही है। केवल एक या दो, केवल दो या तीन, एक और तीन, या उपर्युक्त सभी। चलिए, आपको यदि उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में केरल वन अनुसंधान संस्थान KFIR द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। ये एक मिशन है, ठीक है, और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय चमगादड़ प्रशंसा दिवस के अवसर पर की गई है। यह एक सोशल मीडिया अभियान है। यहां एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का मिशन है या किस प्रकार का अभियान है। इसको क्या सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा या फिर घर घर जाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो नहीं, ये एक प्रकार का सोशल मीडिया अभियान है। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके माध्यम से चमगादड़ों से जुड़े जो मिथक लोगों के बीच में मौजूद हैं उनको दूर करना, साथ ही उनकी विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में एक जागरूकता पैदा करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैट फॉर बैट्स मिशन एक प्रकार का जागरूकता अभियान है जो लोगों के मिथकों को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यदि हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय चमगादड़ प्रशंसा दिवस, इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में, ये आप वर्ष जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चमगादड़ प्रशंसा दिवस की शुरुआत कब की गई। तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत जो है बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो इस दिन का उद्देश्य, मतलब कहने का
मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय चमगादड़ प्रशंसा दिवस, इसका उद्देश्य है कि लोगों के दैनिक जीवन में चमगादड़ की भूमिका के बारे में जागरूक करना, कि मतलब लोगों को यह बताना कि चमगादड़ के लिए जो हमारे मिथक हैं वह नहीं होना चाहिए, बल्कि चमगादड़ जो हैं वह हमारे डेली रूटीन में, मतलब दैनिक कार्यों में भी वह हमारी बहुत प्रकार से मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, क्या लाभ हैं उनके, वह हम देख सकते हैं कि चमगादड़ जो है, अगर हम उसके आकार की बात करें तो एक चमगादड़ जो छोटी उंगली के बराबर हो सकता है, वह 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में 1400 से अधिक कीड़ों को खा सकता है। ये डेटा बहुत ही सेंसिटिव है कि 1400 से अधिक कीड़ों को वो 1 घंटे में यदि खा रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार हमारी खेती को, कृषि के क्षेत्र में वह हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यदि हम आगे अगर चमगादड़ों की संख्या का अवलोकन वैश्विक स्तर पर करें, तो हम यहां देख सकते हैं कि चमगादड़ों की 1460 प्रजातियां पूरे वैश्विक स्तर पर मौजूद हैं। ठीक है, जिनको हमने 21 परिवारों में बांटा है। यहां परिवार का मतलब ये कह सकते हैं कि विभिन्न अंतरों के आधार पर हम उनको डिवाइड करते हैं। तो ऐसे 1460 चमगादड़ की प्रजातियों को हमने 21 परिवारों में वैश्विक स्तर पर इनको रखा है, विभाजित किया है। और यदि हम भारत के स्तर पर बात करें कि भारत में कितनी प्रजातियां हैं चमगादड़ों की, तो चमगादड़ों की 135 प्रजातियां आपको भारत में मिल जाएंगी, जिनको हमने 9 परिवारों में, मतलब 21 में से 9 परिवार भारत में मौजूद हैं। और यदि इनकी हम ये देखें कि राज्यों के स्तर पर, तो 48 प्रजातियां चमगादड़ों की केवल और केवल केरल राज्य में ही मौजूद हैं। तो यहां ये, जैसा कि प्रश्न में था कि केरल में सर्वाधिक चमगादड़ उपस्थित हैं, तो हाँ, सर्वाधिक चमगादड़ों की संख्या अगर आप देखें तो आपको केरल में मिल जाएगी। यहां केरल राज्य में ही चमगादड़ों से संबंधित कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पहला है इसमें कि उनका दीर्घकालिक अध्ययन किया जाए। विभिन्न वनस्पति प्रवणताओं में केरल में चमगादड़ों की सामुदायिक पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित करना, ये मतलब जो हमारा पहली पहल है या पहली परियोजना है, उसका उद्देश्य ये है कि हम चमगादड़ों की सामुदायिक पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा कि सलीम अली फल चमगादड़, जैसा कि प्रश्न में आया था कि सलीम अली फल चमगादड़ एक लुप्तप्राय चमगादड़ है, तो यहाँ वही है कि सलीम अली फल चमगादड़ जो केरल में एकमात्र लुप्तप्राय चमगादड़ है, इसके लिए भागीदारी संरक्षण के प्रयास करना, मतलब उनको संरक्षण देना कि अगर लुप्तप्राय है, जैसा कि IUCN भी अगर आप देखते हैं तो IUCN रेड लिस्ट अपनी जारी करती है, उसमें विभिन्न वनस्पतियों को, विभिन्न पशु पक्षियों को उसमें शामिल करती है और उनके लिए संरक्षण का प्रयास करती है। तो ठीक इसी प्रकार सलीम अली फल चमगादड़ जो एक लुप्तप्राय चमगादड़ है, उसके संरक्षण के लिए केरल सरकार अपना दूसरी परियोजना इसमें चला रही है। तीसरा यहां हम देखें तो नागरिक विज्ञान कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो इंडियन फ्रूट बैट प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है, कि मतलब चमगादड़ों से संबंधित प्रोजेक्ट इसको हम कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत है जून 2022 में, मतलब कहें कि 1 साल पूर्व ही, पहले ही इसकी शुरुआत की गई है। जैसा कि प्रश्न था कि चमगादड़ के संदर्भ में इसकी 135 प्रजातियां भारत में मौजूद हैं, सर्वाधिक प्रजातियां केरल में हैं, सलीम अली फल चमगादड़ एक लुप्तप्राय चमगादड़ है। तो यहां आपके तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य से संबंधित। बिहू त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, या इसे वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। कोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसको हम चर्चा करते हैं इसकी। तो
अभी हाल ही में 14 अप्रैल को बोहाग बिहू, असम में बोहाग बिहू की शुरुआत की गई, बोहाग बिहू मनाया गया और इसे गुवाहाटी में मनाया गया। गुवाहाटी में जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था उस जगह का नाम सुर सजाई स्टेडियम है जहां पर इसका आयोजन किया गया और साथ ही इस आयोजन में 11,000 से अधिक लोगों ने एक साथ बिहू नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में था और इस नृत्य में असम के सभी जिलों के लोगों के द्वारा इसमें भागीदारी की गई है। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, मतलब बोहाग बिहू को हम रोंगाली बिहू भी कहते हैं, तो ये नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में बोहाग बिहू भी आ सकता है या रोंगाली बिहू भी आ सकता है। तो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू असमिया नववर्ष, असम के जो नववर्ष है और राज्य के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किस चीज का प्रतीक है। ये असम का नववर्ष, नया साल है और साथ ही राज्य का सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है ये। असम में 3 प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू भी कहते हैं, यह जनवरी माह में मनाया जाता है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जिसे अभी अप्रैल माह में मनाया गया, जैसा कि हमने आगे चर्चा की है इसकी। साथ ही तीसरा है काठी बिहू या कोंगाली बिहू, यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया कि बिहू त्योहार वर्ष में 3 बार मनाए जाते हैं, तो हाँ, इनको 3 बार इनका आयोजन किया जाता है, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। यदि हम बोहाग बिहू के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हम यहाँ देखते हैं कि बोहाग बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस बिहू का मनाने का उद्देश्य, या ये कहें कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको मनाने का उद्देश्य है कि, या उद्देश्य तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये किस चीज का प्रतीक है। तो यहां आप अगर आप देखें तो बसंत के आगमन का प्रतीक है। अप्रैल माह में यदि हम अपनी ऋतुओं के हिसाब से अगर देखें तो अप्रैल माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो इसी बसंत ऋतु के आगमन के लिए या आगमन के उपलक्ष्य में हम यहां देखें तो बोहाग बिहू मनाया जाता है। असमिया में, मतलब जो असम की भाषा है असमिया, उसमें रोंगाली का अर्थ होता है आनंद। साथ ही इससे जुड़े लोकगीतों को बिहू गीत कहा जाता है। तो यहां ये पूछा जा सकता है कि बिहू गीत किससे संबंधित है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जहां आएगा बिहू गीत तो आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बिहू नृत्य से संबंधित कुछ होना चाहिए। तो यहां आप आराम से इसका आप जवाब दे सकते हैं। बोहाग बिहू ही फसल चक्र पर आधारित है। इस उत्सव में युवा एक विशेष प्रकार की पोशाक धारण करते हैं। ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ये ना पूछा जाए, लेकिन हाँ, जो आगे मैंने बोहाग बिहू के बारे में चर्चा की, ये किस माह में मनाया जाता है, ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जैसा कि है कि 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। कोंगाली बिहू असम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसमें से सत्य नहीं है। इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि कोंगाली बिहू की जगह हमने अभी क्या देखा कि बोहाग बिहू जो है वह सबसे बड़ा त्योहार है असम का। तो इसलिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। अगला है कि हाल ही में दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसका आयोजन 15 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में दोनों देशों ने अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों की समीक्षा की है। साथ ही व्यापार और निवेश सहित आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर इसमें चर्चा की गई है। यहां परीक्षा की दृष्टि से केवल एक चीज इंपॉर्टेंट यह है
कि भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। लेकिन इससे थोड़ा इतर यदि हम पेरू की चर्चा करें कि पेरू देश कहां स्थित है, उसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं, वह किस महासागर से अपनी सीमा साझा करता है, तो थोड़ा सा हम यदि भौगोलिक दृष्टि से अगर पेरू की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका का मैप है, पूरा नहीं है, ये केवल पेरू और पेरू से लगे हुए राज्य हैं जो, या ये कहें देश हैं, उनका मैप है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये पेरू है, ये आपका पेरू देश है, ये यहां पर पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पेरू किस महासागर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो यह प्रशांत महासागर के साथ में। यदि इसके आसपास के देशों को देखें तो हम यहां देखते हैं कि उत्तर में आपको दो देश दिख रहे हैं, इक्वेडोर और कोलंबिया। साथ ही यदि हम इसको दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आपको यहां चिली दिखेगा, पूर्व में आपको दिखेगा यहां ब्राजील और बोलीविया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। साथ ही अगर आप यहां एक पर्वतमाला की बात करें तो पेरू में एंडीज पर्वतमाला इसके पश्चिम में स्थित है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है। तो ये पूछा जा सकता है कि पेरू में कौन सा पर्वतमाला या कौन सा पर्वत आपको देखने को मिलता है? एंडीज पर्वत देखने को मिलता है। यदि इसके हम प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करें तो पेरू प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहां पर आपको सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, लोहा, सीसा ये आपको इजीली वहां मिल जाते हैं, या ये कहें कि प्राकृतिक संसाधनों में जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, लोहा, ये आपको वहां मिलते हैं। साथ ही यहां पर प्राकृतिक गैस के भी भंडार हैं एवं तेल भंडार भी हैं। पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में कि टिटिकाका झील कहां पर स्थित है। तो टिटिकाका झील यदि आप मैप में देखें, जैसा कि इसमें देखिए आप, ये अगर आप विजिबल हो रहा हो तो थोड़ा सा देखिए कि ये टिटिकाका झील, ये थोड़ी सा हिस्सा इसका जो है वो आपका बोलीविया में आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आपका पेरू क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। मतलब ये हम यहां कह सकते हैं कि यह नौवहन की दृष्टि से, जहां हम नाव में बैठ के सैर सपाटा कर सकते हैं, तो यह विश्व की सबसे ऊंची, मतलब हाईएस्ट लेवल पर जाकर या ऊंचाई पर इसमें आप नौवहन कर सकते हैं। यहां आप आराम से नौविहार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टिटिकाका झील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी न्यूज, ये सारी खबर आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसा कि इसमें आखिरी क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया आपको कि यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारी खबर आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे लॉ पाठशाला चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।